एक लड़की थी जिसे कभी इस देश की सबसे संस्कारी महिला नेता का तमगा दिया जाता था, मगर सियासत ने उसे इस कदर बदला कि एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग उसे देश में बलात्कारियों की सबसे बड़ी मसीहा कह के पुकारने लगे। यकीन मानिए, कभी चंद लोगों की भीड़ देखकर डर कर सहम कर इंदिरा का पल्लू पकड़ लेने वाली एक गुमनाम लड़की से इस देश के घर घर की सबसे जानी पहचानी किरदार बन जाने की यह दास्तान अविश्वसनीय और अकल्पनीय तो है ही, साथ ही अनकही भी है। इसीलिए आज आपको इस दास्तान के हर एक हर्फ से रूबरू कराने के लिए यहां तक लेकर आए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत दास्तान। तो शुरू होती है 1934 के दिसंबर के महीने की 19वीं तारीख के उस रोज से, जिस रोज राजस्थान की टोंक रियासत से जुड़े हुए एक सोलंकी राजपूत परिवार में जन्म हुआ था इस लड़की का। सोलंकी राजपूत परिवार ऐसे परंपरावादियों का परिवार था जहां बिटिया को उस चिड़िया की तरह रखा जाता है जिसका ध्यान तो घर का हर एक शख्स जी जान से देता है, मगर उस नन्ही सी चिड़िया को अपने नन्हे नन्हे पंखों को खोल आसमान में उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाती है। यही वजह थी कि अपने स्कूल में टेबल टेनिस की चैंपियन खिलाड़ी होने के बावजूद इस लड़की को टेबल टेनिस की किसी भी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने देता था इस लड़की का परिवार, सिर्फ इसलिए कि अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी तो घर परिवार से दूर जाना पड़ेगा। वो तो भला हो इस लड़की के स्कूल के प्रिंसिपल वाई.एस. महाजन साहब का, जिन्होंने एक रोज इस लड़की के पिताजी को प्रिंसिपल ऑफिस में बुला नसीहतों का एक कड़वा घूंट पिलाया तो साहब को कुछ समझ आई, जिसके बाद इस लड़की के पिताजी ने इस लड़की को कम से कम टेबल टेनिस की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए बाहर जाने की इजाजत तो दे ही दी। और आप यकीन मानिए, एक दफा इस लड़की को टेबल टेनिस की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की इजाजत क्या मिली, इस लड़की ने खेल की दुनिया में अपने नाम के ऐसे झंडे गाड़े कि देखते ही देखते चंद बरसों के भीतर भीतर समूचे अंचल में इस लड़की को कॉलेज क्वीन और स्पोर्ट्स स्टार जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। मगर वो कॉलेज क्वीन और स्पोर्ट्स स्टार वाली मशहूरियत का दौर लंबा खिंचता इससे पहले ही एक शाम उस शख्स ने इस लड़की के दरवाजे पे दस्तक दे दी, जिस शख्स ने चंद मिनटों के भीतर भीतर इस लड़की की समूची जिंदगी की काया पलट करके रख दी। उसी शाम इस लड़की के घर पे बैठे बैठे उस शख्स का नाम था सोनू सिंह अन्ना, जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के बेहद करीबी और इस लड़की के पिताजी के पारिवारिक मित्र हुआ करते थे, और उन दिनों तलाश में जुटे हुए थे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के लिए किसी जिताऊ महिला प्रत्याशी की। चूंकि तत्कालीन महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाई.बी. चौहान साहब की महिलाओं की सियासी भागीदारी सुनिश्चित करने में जरा गहरी दिलचस्पी थी, और अब इसे किस्मत का करिश्मा कह लीजिए या तकदीर का तिकड़म कि उस शाम जब सोनू सिंह साहब ने घर पर इस लड़की को देखा और इस लड़की का नाम जाना, तो कांग्रेस के लिए किसी जिताऊ महिला प्रत्याशी की जानकी खोज में जुटे सोनू सिंह अन्ना साहब को मानो उसी क्षण उसी घड़ी उनकी सीता मिल गई। क्योंकि घर पर आने से पहले अंचल के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में वो इस लड़की के नाम और उस नाम की शोहरत
दोनों से पहले ही वाकिफ हो चुके थे। बस उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिस लड़की की शोहरत की कहानियां वो सुन रहे हैं वो असल में उनके इस पारिवारिक मित्र की सुपुत्री है। और जब उस शाम उन्हें ये मालूम चला तो बस लगे हाथ उसी शाम उन्होंने अपने पारिवारिक दोस्त के समक्ष उनकी बिटिया के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के भीतर विधानसभा के टिकट का प्रस्ताव दे दिया। मगर जाहिराना तौर से जो परिवार अपनी बिटिया को टेबल टेनिस खेलने की इजाजत नहीं दिया करता था वो अपनी बिटिया को नेता कैसे बन जाने देता। तो पूरा परिवार इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा हो गया। मगर जब सत्ता किसी से कुछ करना या करवाना चाहती है ना तो करवा ही लेती है। यही हुआ इस लड़की के पिताजी और इस लड़की के समूचे परिवार के साथ। चूंकि इस लड़की के पिता के पारिवारिक मित्र सोनू सिंह अन्ना साहब को अपने मुख्यमंत्री की इच्छा का पालन करवाना था, सो उन्होंने साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारणेन इस लड़की के पिता और इस लड़की के समूचे परिवार को इस लड़की के सियासी पदार्पण के लिए राजी कर ही लिया। हाँ, मगर अपनी बिटिया के सियासी पदार्पण की मंजूरी देने से पहले इस लड़की के पिता ने अपनी बिटिया से एक वादा जरूर लिया। वादा कि वो अपने समूचे सियासी सफरनामे के दौरान कभी भी साड़ी का पल्लू अपने सर से नीचे नहीं उतरने देगी और किसी भी तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से नहीं करेगी, यहां तक कि काजल तलक का भी। जाहिराना तौर से टेबल टेनिस खेलने की चैंपियन उस लड़की को भला सौंदर्य प्रसाधनों से क्या ही लेना देना था। तो उन्होंने झट से अपने पिताजी को यह वादा दिया और कांग्रेस का टिकट हाथ में ले निकल पड़ी अपने सियासी सफरनामे की पहली मंजिल की ओर, जो मंजिल उससे दूर शायद कभी थी ही नहीं, क्योंकि वो दौर इंदिरा गांधी के करिश्मे का था। तब सड़क से लेकर संसद और पगडंडी से लेकर पंचायत हर जगह बस कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तो अगर किसी को कांग्रेस की विधायकी का टिकट मिला तो मतलब वो विधायक बना, इसमें कोई संशय था ही नहीं। और जब ये लड़की पहली दफा विधायक बनी तब इसकी उम्र थी महज 27 बरस और ये महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे युवा सदस्य थी। हालांकि ये महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्यता तो महज शुरुआत थी। इस लड़की के सियासी सफरनामे को असल पंख तो लगे बरस 1971 की महाराष्ट्र की वसंतराव नाईक की उस सरकार के भीतर, जिस सरकार में वसंतराव ने इस लड़की की लगन और क्षमता से प्रभावित हो इस लड़की को पहली दफा महाराष्ट्र के काबीना मंत्रालय की जिम्मेदारी सुपुर्द की। हालांकि तब वसंतराव दादा ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि आज जिस लड़की को वो अपनी तर्जनी का सहारा दे महाराष्ट्र के काबीना मंत्रालय के भीतर लेकर आए हैं, वो लड़की अपना अंगद का पांव महाराष्ट्र के काबीना मंत्रालयों की जमीन में इस कदर पैबस्त करेगी कि फिर उसके बाद बरस क्या, सरकारें क्या, मुख्यमंत्री क्या, महाराष्ट्र की सियासत के दशकों दशक गुजरते चले जाएंगे, मगर महाराष्ट्र के जितने भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो हर एक मुख्यमंत्री अपनी हर एक सरकार के भीतर इस लड़की को काबीना मंत्री बनाना नहीं भूलेगा। आप यकीन मानिए करीब करीब 2 दशक तक लगातार महाराष्ट्र के काबीना मंत्रालयों में अपनी जिम्मेदारी निभाई थी इस लड़की ने। और जाहिराना तौर से जब आप महाराष्ट्र जैसे सूबे में इतने लंबे वक्त तक काबीना मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हैं तो आपको बहुत सारे कामकाज के सिलसिले में अक्सर दिल्ली आना जाना पड़ता है। इन करीब 2-2.5 दशकों के कालखंड में इस लड़की ने भी बहुत सारी दिल्ली की यात्राएं की और अपनी हर उस यात्रा में वो लड़की जब कभी भी दिल्ली आती तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात करना नहीं भूला करती थी। जाहिराना तौर से जब मुलाकातों की संख्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी तो मुलाकातों में इंदिरा
और इस लड़की की बातें भी बढ़ने लगी। और बातें तो होती ही ऐसी हैं, अक्सर दो अजनबियों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं। मगर इस लड़की और इंदिरा के बीच की असल करीबी बढ़ी आपातकाल के कालखंड के बाद के इंदिरा की बर्बादी और तबाही के उस कालखंड में, जब इंदिरा के बड़े बड़े करीबियों ने इंदिरा से कन्नी काट रखी थी। महज इसलिए नहीं कि इंदिरा की जिंदगी के इस सबसे मुश्किल चैप्टर में इस लड़की ने इंदिरा का पूरी शिद्दत के साथ साथ दिया था, बल्कि इसलिए कि इस दौर में हताश, निराश और अकेली पड़ी इंदिरा के लिए ये लड़की किसी मॉरल सपोर्ट से कम नहीं साबित हुई थी। आप यकीन मानिए, इंदिरा का साथ देने के लिए इस लड़की ने अपने घर, परिवार और क्षेत्र के लोगों से हजारों किलोमीटर दूर इंदिरा के आवास पर रहकर इंदिरा का साथ दिया था। और शायद गांधी परिवार के इस सबसे गाढ़े वक्त में इस लड़की का दिया हुआ ये वो साथ ही था जिसने महज इंदिरा ही नहीं बल्कि गांधी परिवार के हर एक सदस्य की आंखों में इस लड़की का चेहरा और जहन में इस लड़की का नाम इस कदर चस्पा कर दिया था कि जब इंदिरा की मृत्यु के पश्चात राजीव ने इस देश की कमान संभाली तो उन्होंने इस लड़की को महाराष्ट्र से दिल्ली बुला न सिर्फ देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य नामित करवाया, बल्कि इस लड़की को राज्यसभा का चेयरमैन भी बनवा डाला। ये वो वक्त था जब इस लड़की का सियासी चंद्रमा पूरी चमक के साथ दमक रहा था। क्या हुआ? सियासी चंद्रमा सुन थोड़ा अजीब लगा। उम्मीद रही होगी सियासी सूरज की, क्योंकि आमतौर से उसी लफ्ज का इस्तेमाल हर कोई करता है। तो हम भी अपने हर सत्र में सियासी सूरज लफ्ज का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर यहां हमने खास तौर से आपको कुछ खास समझाने के लिए सियासी चंद्रमा लफ्ज का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको चांद के सहारे ये समझा सकें कि जैसे चांद तभी तलक दमकता है ना जब तलक उसके पीछे के सूरज में चमक होती है, बिल्कुल उसी तरह इस लड़की का सियासी सफरनामा भी तभी तलक दमकता हुआ नजर आएगा जब तलक इसके पीछे के गांधी परिवार के सियासी सूरज में चमक बरकरार रहेगी। समझ रहे हैं ना? तभी जब गांधी परिवार का सियासी सूरज राजीव के नेतृत्व में पूरी दमक के साथ चमक रहा था, तो इस लड़की का सियासी चंद्रमा भी पूरी चमक के साथ दमकने लगा। और जब 21 जून बरस 1991 के रोज श्री पेरम्बदूर में उस उल्कापात के बाद गांधी परिवार का सियासी सूरज आहिस्ता आहिस्ता अस्तांचल की ओर बढ़ने लगा, तो इस लड़की के सियासी सफरनामे के चंद्रमा पर भी मानो ऐसा ग्रहण लगा कि सियासत की हर एक संभावनाओं ने अपने द्वार इस लड़की के मुंह पे बंद कर लिए। और वो द्वार खुले तभी जब करीब 1.5 दशक के बाद गांधी परिवार एक दफा फिर 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद यूपीए की सरकार बनने के बाद देश की सत्ता के केंद्र में नजर आया। क्योंकि जैसे ही गांधी परिवार एक दफा फिर इस मुल्क की सियासी गद्दी पे नजर आने लगा, सोनिया गांधी सुपर पीएम के सिंहासन पे नजर आने लगी, तैसे ही बीते 1.5 दशक से गुमनामी के सियासी गर्त में जिंदगी गुजर बसर कर रही इस लड़की का नए सिरे से सियासी पुनर्वास होता है और इस लड़की को राजस्थान के राजभवन की जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी जाती है। जो जिम्मेदारी पूरी होने पाती इससे पहले ही हिंदुस्तान 2007 के राष्ट्रपति चुनाव की दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया, जिस दहलीज के उस पार क्या होगा
इसे हम बताएं इससे पहले एक सवाल है मेरा। एक बात बताइए, क्या अब भी आपको यह समझ नहीं आया है कि आखिर ये लड़की कौन है और इस लड़की का क्या नाम है? तनिक भी अंदाजा नहीं हुआ है। अब जिन्हें हो गया है उन्हें बधाई, और जिन्हें नहीं हुआ है उनके लिए पहले इस लड़की के नाम का उजागर होना आवश्यक हो गया है, ताकि हम आगे की दास्तान आपको आसानी से समझा सकें। तो इस लड़की का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्हें वर्ष 2007 के राष्ट्रपति चुनावों के भीतर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की असीम अनुकंपा से देश की पहली महिला महामहिम बनने का गौरव हासिल हुआ। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, मगर जो बात आप सभी नहीं जानते हैं वो ये कि महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का महामहिम कार्यकाल महज इस वजह से चर्चा का विषय नहीं बना था कि यह भारत की पहली महिला महामहिम का कार्यकाल है, बल्कि इस कार्यकाल के दौरान होने वाले वो विवाद और बवाल सबसे बड़ी वजह थे इस महामहिम कार्यकाल के चर्चित होने के पीछे। दरअसल महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के इस कार्यकाल में कई बड़े विवाद और बवाल हुए। जैसे बतौर महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर यह आरोप लगा कि प्रतिभा जी अपनी विदेश यात्राओं पर आवश्यकता से अधिक धन व्यय कर देश के खर्चे पर बोझ बढ़ाती हैं। फिर यह भी आरोप लगा प्रतिभा पर कि बतौर महामहिम प्रतिभा के लिए जिन विदेश यात्राओं को संस्तुत किया जाता है, उन विदेश यात्राओं पर प्रतिभा अपने परिवार वालों और नाते रिश्तेदारों को भी लेकर पहुंच जाती हैं। यहां तक कि प्रतिभा ताई पर यह आरोप भी लगा कि बतौर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को जो उपहार, भेंट, तोहफे, गिफ्ट विभिन्न राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से दिए गए, जिन तोहफों को आमतौर से देश के अन्य राष्ट्रपति के पद से विमुक्त होने के पश्चात राष्ट्रपति भवन में ही छोड़ जाते हैं, प्रतिभा उन तोहफों को राष्ट्रपति के पद से विमुक्त होने के पश्चात अपने घर लेके चली गई। सुनने में अजीब लग रहा है ना आपको, मगर यकीन मानिए मेरा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के महामहिम कार्यकाल के ये तमाम बवाल और विवाद एक तरफ, और वो बवाल एक तरफ जिस बवाल के चलते हमने थंबनेल पर वो लाइन लिखी है कि देश का वो नेता जिसे देश का हर बलात्कारी पूजता है। भाई सवाल है ना कि भारत की पहली महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देश का हर बलात्कारी पूजेगा क्यों? अजीब लग रहा होगा आपको, सुनने में थोड़ा बहुत अमर्यादित भी लग सकता है, मगर यह बात 100% सच है, यकीन मानिए। कैसे सच है, अब जरा इसे समझ लीजिए। दरअसल जिस वक्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस देश के महामहिम की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी, ठीक उसी वक्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों में एक विशेषाधिकार भी आ गया था। विशेषाधिकार देश की क्षमा याचिकाओं पर फैसला लेने का, यानी मर्सी पिटिशंस पे फैसला देने का। वो मर्सी पिटिशंस जो आमतौर से देश के उन जघन्य अपराधियों के द्वारा दी जाती है जिनके लिए देश की न्यायपालिका अपने अंतिम दरवाजे भी बंद कर चुकी हो, और आमतौर से ऐसे अपराधी जघन्य से जघन्यतम की श्रेणी में ही आते हैं। क्योंकि सामान्य अपराधियों के लिए अदालत अपने अंतिम दरवाजे बंद करने लगती तो बात ही क्या थी, समाज अपराध मुक्त हो चुका होता। ऐसा तो है नहीं। तो जिस अपराधी के लिए अदालत अपने आखिरी दरवाजे भी बंद कर दे, वो किस सीमा को पार का अपराधी होगा, यह आप कल्पना ही कर सकते हैं। यही वजह है कि आमतौर से देश के राष्ट्रपतियों के द्वारा बहुत गिनी चुनी मर्सी पिटिशंस को स्वीकृति प्रदान की जाती थी। मगर यकीन मानिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, हमारी प्यारी प्रतिभा ताई, क्षमा मूर्ति थी, क्षमा की देवी थी। माने
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने महामहिम के कार्यकाल के दौरान इतनी क्षमा याचिकाओं को संस्तुति प्रदान की, इतनी क्षमा याचिकाओं को स्वीकृति प्रदान की कि देश अचंभे में पड़ गया। क्योंकि जिन क्षमा याचिकाओं पर प्रतिभा संस्तुति का ठप्पा लगा रही थी, उनमें से कई ऐसे जघन्यतम अपराधियों की थी जिन्होंने नन्ही सी बच्ची का दुर्धांश बलात्कार किया था। कई ऐसे अपराधियों की थी जो किसी अत्यंत जघन्यतम गैंगरेप के आरोपी हुआ करते थे। तो देश को यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रतिभा एक महिला होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों की सजा कैसे कम कर सकती हैं। मगर प्रतिभा ताई तो प्रतिभा ताई थी। वो जब एक ऐसे अपराधी की सजा माफ कर सकती हैं जो अपराधी 5 बरस पहले मर गया था, तो मतलब कुछ कहना थोड़ा सा अनुचित ही होगा। नहीं, ये बात मजाक की नहीं है, ये बात सच है। उस दौरान प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर एक बड़ा आरोप लगा था कि उन्होंने एक ऐसे अपराधी की सजा कम कर दी है, माने उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करवा दिया है, जो अपराधी असल में 5 बरस पहले मर चुका था। अब वो बात सत्य थी या असत्य थी, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मगर इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि हमारी क्षमा की देवी प्यारी प्यारी प्रतिभा ताई राष्ट्रपति के पद से विमुक्त होने के पश्चात आज क्या कर रही हैं। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आज करीब 91 वर्ष की उम्र की हैं और अपने घर यानी अमरावती, जलगांव के आस पड़ोस के इलाके में पसरे जो अपने तमाम शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी देखरेख कर रही हैं। बहुत सारे मेमोरियल ट्रस्ट उन्होंने खड़े किए हैं, उनकी देखरेख में व्यस्त हैं, अपने कामकाज में लगी हुई हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि अब आप अगर ये सत्र की कहानी सुन चुके हो तो सत्र काट दीजिए और आप भी अपने कामकाज में लगिए। हमें भी अपने अन्य कामकाज में लगना है, आपके लिए किसी दूसरे सत्र की तैयारी करनी है। ठीक, हाँ, मगर अब काटने से पहले अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक